गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एक एडिटोरियल है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इसका हेडलाइन है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक खोया हुआ मौका। खोया मौका मतलब है भारत ने एक मौका खो दिया है। ठीक है, और इसकी सब हेडलाइन है इंडियाज लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द छबार पोर्ट प्रोजेक्ट। ईरान के एक जगह का नाम है, वहाँ का एक पोर्ट है, बंदरगाह है, उसकी परियोजना थी जिसको डेवलप करना था। तो वहाँ मौका था तो भारत उसको नहीं कर पाया। तो लेखक कहने का अर्थ है कि हो सकता है कि उसको अब वो चाइना उसको डेवलप कर ले। एक मौका था, क्योंकि कोई भी देश दूसरी जगह ऐसी चीज़ें डेवलप करता है तो उसको एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होता है ना, आपका एक रणनीति से संबंधित भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कशन था। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें देखते हैं आपका, और इसमें जो गेन आया है वो फ़ायदा हो गया है ना। इसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हेडलाइन मैंने बता दी, लॉस अपॉर्चुनिटी, और सब हेडलाइन है कि लेखक कह रहे हैं कि भारत का इसको छबार पोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप ना कर पाने की जो उसकी असफलता है वो हो सकता है वो चाइना को फ़ायदा हो जाए। तो अभी इसको मेन में आते हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं आपका। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आज अब इस आर्टिकल को मेरे साथ पढ़िए आप। ठीक है ना। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स टेन्योर, जैसे वर्ड है ना टेन्योर, तो टेन्योर वर्ड एक्चुअली आपका ये टेन्योर का अर्थ होता है आपकी समय अवधि। आपका जिस दौरान आप किसी जॉब में रहते हो, या सरकार के लिए तो जिस समय के दौरान सरकार में है, पार्टी सरकार में है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स टेन्योर, आई होप कि इट इज क्लियर नाउ। टेन्योर द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइन, इस अंडरलाइन वर्ड का अर्थ है कि गवर्नमेंट ने ये इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। अंडरलाइन करता है इंपॉर्टेंस बताना। ठीक है ना। इफ आई से द टीचर हैज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी, तो अंडरलाइन वर्ड सबको आना चाहिए। अंडरलाइन का अर्थ होता है टू शो इम्पोर्टेंस। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आएगी, इसमें मैं धीरे धीरे इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है। The Prime Minister has underlined the need for, ठीक है ना, आपका सेल्फ रिलायंस। ठीक है ना। The government has underlined और right from the beginning of its tenure, ठीक है ना, ये एक आपका ओपनिंग क्लॉज है, ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर सब्जेक्ट, और हैज अंडरलाइन आपका वर्ब हो गया। द प्लस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है ना आपका, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अर्थ होता है, जियो का मतलब आपकी जमीन, स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है रणनीति। तो कई जगह ऐसी होती हैं जो रणनीति के हिसाब से, आपकी व्यू रचना के हिसाब से उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उनके महत्व होता है। तो उनको कोई देश जनरली छोड़ता नहीं है, इसको छोड़ दें ऐसे। हाँ, अच्छा, इसमें जो आगे का क्लॉज है ना बच्चों, ये आगे का क्लॉज, तो एक्चुअली इसमें आपका दैट अंडरस्टूड है, दैट इज अंडरस्टूड। यहाँ पर आपका दैट अंडरस्टूड है, ये दैट एक्चुअली यहाँ पर कई बार दैट को लिखते नहीं है, रिलेटिव बनाउन है। Importance that it attaches to the छबार पोर्ट प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस को आप हिंदी में समझिए। आपका इसमें अगेन सब्जेक्ट आपका इट हो गया, इट आपका सब्जेक्ट है, अटैचेस आपका वो हो गया। ठीक है, और ये टू प्रीपोजिशन ऐसा है, और प्रीपोजिशन ये प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका द छबार पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और मीनिंग क्या हो गया कि अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही ये इस गवर्नमेंट ने इस बात की का महत्व बताया है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस
होती है चबार एयरपोर्ट की है, ठीक है ना आपका, वो बताया है कि चबार एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। इसका अर्थ हो गया कि आपका ये ऐसी जगह है कि जहां आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके कई तरह से आप देख सकते हो उसको, आप वहाँ पर अपनी खुद की जो ना एक नेवल बेस बना सकते हो, क्योंकि आपको बनाने का मौका मिल रहा है उसको वहाँ पर आपको, ठीक है। आगे बढ़े मेरे साथ में, द प्रोजेक्ट साइन इन 2003। आप इसको थोड़ा सा अपन करें, द प्रोजेक्ट जो है ना आपका, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये साइन क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, कॉमा लगा हुआ आगे, ये पार्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था ना, या तो वर्ब होता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। और प्रोजेक्ट के बाद में आपका कॉमा लगा हुआ है, तो इसका साइन का सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट हुआ जो 2003 में साइन हुआ था। तो अगर कोई पूछे आपके कि साइन क्या है, साइन क्या है, तो साइन आपका इसमें एडजेक्टिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिखूं ना, आपका द डील साइंड, ठीक ना, वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो डील साइन हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसमें जो ये साइन वर्ड है, ठीक ना, ये एडजेक्टिव है और ये डील को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है। तो प्रोजेक्ट साइन इन 2003, ठीक है, हैज बीन। अभी हैज बीन जो आपका वर्ब है, ये प्रोजेक्ट के लिए है, ये आपकी वर्ब हो गई और ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट। और वो क्या था, हैज बीन आपके लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, कोई पूछे आपको तो ये लिंकिंग वर्ब है, दिस इज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। हैज बीन अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट, और ये इस बात का, सिंबल का मतलब प्रतीक होता है, सिंबल का मतलब हो गया प्रतीक। ये इस बात का प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है, ये वाला प्रोजेक्ट, भारत और ईरान टाइज, टाइज का मतलब संबंधों के लिए, संबंधों के हाँ इनको, ठीक है। और ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से, क्योंकि ईरान के साथ में भारत के बहुत पुराने संबंध है, यहाँ टाइज करते हैं संबंध, ठीक है। तो उसका एक सिंबल था, लेकिन हम कर नहीं पाए, और फिर यही कह रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। मैं दूसरे लाइन पे चलता हूँ, कि थोड़ा ये सब चला जाएगा, ठीक है। आप दूसरे लाइन पे आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए और एक एक शब्द को समझने की चेष्टा कीजिए। अगेन इसमें आपका वर्ड है बच्चों कनेक्टेड। ये कनेक्टेड वर्ड वर्ब तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब आता नहीं है, आता है तो केवल आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो है नहीं। कनेक्टेड बाय सी लेन्स, जैसे आपके रोड पे लेन्स होती हैं, वैसे समुद्र में आपकी लेन्स बनी होती हैं, ठीक है ना। उन सब पे आपका लोगों का अलग अलग अधिकार होता है, सामूहिक अधिकार भी होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे इसमें कनेक्टेड क्या है, तो आप कहोगे कनेक्टेड इसमें आपका अगेन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ध्यान रखना होगा, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू द पोर्ट्स, बाई आपका प्रिपोजिशन हो गया, सी लेन्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका प्रिपोजिशन हो गया, फिर आपका नाउन हो गया। मैं कई बार आपको कहता हूं कि नाउन प्रेम नाउन के बहुत शानदार कोलोकेशन बनते हैं, और फिर आपका प्रिपोजिशन हो गया, और फिर आपका इंडियाज वेस्ट कोस्ट हो गया। इंडियाज आपका एक नाउन के बाद में लगा हुआ एपोस्ट्रोफी एस है, जो पोजीशन शो करता है, ठीक है। अब ये सी लेन के बारे में, कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स, और ये जो आपका चबार आपका है, ये कहाँ है, ये सी लेन से कनेक्टेड है, किसके साथ, कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट के साथ। इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी आपका जो आपका हमारा कोस्ट है, समुद्र का किनारा, ठीक है, तो वहाँ पर जो पोर्ट्स है उससे ये सी लेन से कनेक्टेड है, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद था ये, ठीक है। छबार वुड फॉर्म द फल्कन, अब छबार आपका अगेन सब्जेक्ट हो गया, वुड फॉर्म आपका ये आपका वर्ब हो गया, दिस वर्ब, और छबार आपका इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और
और फलक्रम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपको, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। और फलक्रम क्या कहते हैं मैं भी आपको बताता हूं। ऑफ इंडियाज आउटरीच, आउटरीच का मतलब दूर पहुंच, और प्रिपोजिशन हो गया। और इंडियाज आउटरीच आपका इसका ये पूरा पूरा आपका यहां से लगा यहां तक आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है ये? प्रिपोजिशन का ध्यान रखना, ऑफ का। आउटरीच दूर की पहुंच, कहां तक पहुंचती? रसिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। अगेन टू आपका प्रिपोजिशन है और उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका रसिया एंड सेंट्रल एशिया है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो, छबार में अगर अपन अपनी लोकेशन बनाते हैं, वहाँ अपन इसको डेवलप करते हैं, तो हमारी जो पहुँच है रसिया और सेंट्रल एशिया तक हो जाती है, विच इज़ स्ट्रेटेजिकली एंड कॉमर्स के लिहाज से, अपने ट्रेड के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है ना। फलक्रम क्या होता है बच्चों? फलक्रम होता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे साइंस में फलक्रम क्या होता है कि जब आप किसी को एक बहुत बड़ा वजन उठाते हो तो आप एक उसको डंडा लगाते हो और साथ में इसका यहाँ पर आपका एक सपोर्ट लगाते हो, तो ये जो सपोर्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फलक्रम, ठीक है। और इसका फिगरेटिव अर्थ क्या है? ठीक है, इसका फिगरेटिव अर्थ है इंपॉर्टेंट लोकेशन। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये इसका मीनिंग है फिगरेटिव, ठीक है। तो अगर ये करता तो छबार हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बनती, जहाँ से भारत की जो लंबी पहुँच है वो पहुँच जो है रसिया और सेंट्रल एशिया तक चली जाती, ठीक है। और उससे क्या होता? एनहांसिंग। अगेन एनहांसिंग क्या है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं थोड़ा सा अपनी हैंडराइटिंग सुधारूंगा इस पर, तो आई एम सॉरी कि मेरी हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं बन रही है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपका, तभी जाके होगा ही, ठीक है। ये जो इनहांसिंग है ये वर्ब नहीं है, ये आपका अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे आपकी कनेक्टिविटी, आपका जो संचार के साधन है वो बढ़ जाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। और क्या बढ़ता है आपका? एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। एनर्जी की सप्लाई बढ़ती है और ट्रेड भी आपका बढ़ता है इन देशों के साथ में। आपको इनहांसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाई एंड ट्रेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। इसमें एनहांस वर्ब नहीं है, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना, कि इससे ये चीज़ें हमारी एनहांस हो जाती है। एनहांस का मतलब आपका इंक्रीज हो जाती है, डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। ये वर्ड भी सबको आना चाहिए, एनहांस क्या होता है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो आप इसको लिखें और सीखें। एनहांस का अर्थ होता है टू इंक्रीज, टू ग्रो, टू इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे मैं अगर आपको कहूँ ना कि इसके अपने घर के बाहर एक गेट बनाया है, इट हैज एनहांस्ड हिज, है ना, आपको द ब्यूटी ऑफ हिज हाउस, तो इस इनके फ्रेज बनाया करो, ठीक है। अभी जो मैं लिखा आपको समझ आया आपको कि नहीं आया? उसने अपने घर के आगे एक गेट बनवाया है और उस गेट से उसके घर की खूबसूरती बढ़ गई है। तो आपको कहूँगा दिस गेट, आप प्रयोग करेंगे तभी तो आएगा ना हमको। दिस गेट विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ हिज हाउस। इसका मीनिंग क्या हो गया? और ये बाद में रिकॉर्डिंग में तो रहेगा ही, ध्यान रखना आपका, तो आप बाद में भी देख सकते हो इसको। इस गेट से उसके घर की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। गिवन दैट, अभी इसमें गिवन आ गया। जब भी हम किसी शब्द को देखते हैं तो हमको पहचानना है। ये बच्चों गिवन आपका प्रेपोजिशन है, याद रखना आपका। ये आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, PREP प्रेपोजिशन है। और गिवन का प्रेपोजिशन में अर्थ होता है ये देखते हुए। गिवन का अर्थ होता है कि ना आपका कीपिंग इन व्यू, ये इसका मीनिंग होता है, कीपिंग इन व्यू। तो क्या देखते हुए? ये देखते हुए गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू, अब पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है। ब्लॉक क्या किया? ये आपकी वर्ब हो गई।
पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या ब्लॉक किया उसने? इंडियन एड, भारत की जो आपकी सहायता सामग्री थी अफगानिस्तान को उसने ब्लॉक किया था कि आप वहाँ नहीं भेज सकते आप, ठीक है। 2 प्रपोर्शन ऑफ अफगानिस्तान उसका हो गया। और ये पूरा जो ये कोऑर्डिनेशन बना है ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है? ब्लॉक का। क्या ब्लॉक किया, क्या रोका? तो भारत की अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता सामग्री रोका। और पाकिस्तान इसके अलावा यही नहीं किया, उसने पूरा ट्रेड रोक दिया। एंड है ना आपका जो कंजक्शन है, तो सेम चीज को जोड़ता है, ऑल ट्रेड ओवर लैंड, और लैंड के ऊपर से ट्रेड को रोक दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ? तो ऑथर कह रहा है शबाद प्रोवाइडेड इंडिया एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प। ये हो गया आपका, ठीक है। और जो प्रोवाइड जो है आपके ये डायरेक्ट ट्रांजिट वर्ब है, ठीक है। इंडिया को प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया है? ऑल्टरनेटिव टू परमानेंटली बाईपास ए ट्रबलसम नेबर। अगर हम कर लेते ना तो उसको बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने का अर्थ होता है उसको फिर उसमें से गुजरने की हमको आवश्यकता नहीं है, उसके बाहर से अपन निकल जाते। और आपका अगर पड़ोसी ट्रबलसम है तो ये बहुत बढ़िया मौका था, हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते हैं, रशिया तक पहुंच जाते हैं, अफगानिस्तान भी पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान कैसे रोकेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपने ये समझना है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ आपको। कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, चबार वुड फॉर्म द फल्क्रम ऑफ, वुड का मतलब ये वुड क्यों बोला हुआ है कि एक संभावना व्यक्त की जा रही थी, जो अभी संभावना बड़ी कमजोर हो गई है क्योंकि भारत ने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। ये फलक्रम बना था भारत की आउटरीच का रसिया और सेंट्रल एशिया में। इससे हमारी कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज और ट्रेड, एनर्जी सप्लाई तेल वेल आराम से आता और हम बिजनेस भी करते, ट्रेड भी करते। और फिर लिखा हुआ है ऑथर ने, गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड, और ये देखते हुए कि पाकिस्तान ने भारत की सहायता सामग्री को अफगानिस्तान जाने से रोका था, और इसके अलावा सारे ओवरलैंड का मतलब लैंड से की जाने वाला जो ट्रेड है उसको भी रोका था। तो लैंड से जाने दिया नहीं भारत को उसने, ठीक है, क्योंकि फिर वो पीओ के इसमें जाना पड़ता। तो चबार प्रोवाइडेड, चबार हमको एक प्रोवाइड कर रहा था कि ये सारी जो सेंटेंस का पार्ट है ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि अब ऐसा हो नहीं रहा है, इसे पास्ट टेंस लिखा हुआ है। चबार प्रोवाइडेड इंडिया एन ऑल्टरनेटिव, हमारे पास में विकल्प आता कि हम परमानेंटली यानी पूरी तरह से कंप्लीटली अपने ट्रबलसम नेबर को बाईपास कर देते। यानी बाईपास करने का अर्थ है फिर हमको नेबर से कोई लेना देना हमारा नहीं होता, उसके बगल से निकल जाते अपन, ठीक है। पाकिस्तान उसको फिर रोक नहीं पाता और हमारी पहुंच जो है सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंच जाती। बहुत फायदे थे हमारे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ऑथर कह रहा है एज ए रिजल्ट, किसके? एज ए रिजल्ट का परिणाम स्वरूप। सेंटेंस के शुरुआत में ऐसे ओपनिंग आप ये फ्रेजेस का इस्तेमाल आप भी करना सीखो, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? कि छबार में आप उस प्रोजेक्ट को नहीं ले पाए, ठीक है। नहीं जो भी हमें मिला तो गवर्नमेंट ने क्या, इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने, अब देखो इस सेंटेंस का अगले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द गवर्नमेंट है, ये हो गया गवर्नमेंट सब्जेक्ट। फास्ट ट्रैक का मतलब जो कि हमको प्रोजेक्ट मिल रहा था, अभी तो नहीं किया, वो बात की बात आएगी, लेकिन जब हमको मिला ये तो उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने सारे प्लान्स को फास्ट ट्रैक किया। अब देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, दिस योर सब्जेक्ट है ना, और ये हो गया आपका वर्ब, और ये वर्ब का हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो प्रोजेक्ट मिला वो तो बता, संभावना बता रहे थे कि भारत ऐसा ऐसा कर लेता, ठीक है ना। तो जब प्रोजेक्ट मिला तो भारत ने क्या किया, ठीक है, इस प्लान के लिए जितने भी प्रोजेक्ट उनको फास्ट ट्रैक किया। फास्ट ट्रैक करने का तो उनको तेजी से करना, फास्ट करना मतलब किसी काम में देरी ना, फटाफट हो जाए, सैंक्शन हो जाए, ये हो जाए, उसको कहते हैं फास्ट ट्रैक, ठीक है। सपोज करो कि कल हमको कुछ उपाय मिल जाए कि आपका कोरोना को कैसे कंट्रोल करना है, तो इफ आई से द गवर्नमेंट इज फास्ट ट्रैकिंग द मेजर्स टू कंट्रोल, ये आपको लिखना भी आना चाहिए सेंटेंस आप, द गवर्नमेंट इज फास्ट ट्रैकिंग, वर्ब बहुत शानदार वर्ब है, हाँ, फास्ट ट्रैकिंग, कंपाउंड वर्ब है। द मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय,
पर्पज शो करने के लिए क्या करोगे? 2+ वर्क बी फर्स्ट फॉर्म टू कंट्रोल कोरोना, कोविड-19। तो फास्ट ट्रैक आ गया बच्चों। तो मेजर्स मीन्स उपाय। गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान्स, फास्ट अब हो गया, प्लान साहब ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए। एंड इन 2016 और 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन तेहरान। वाज आपका लिंकिंग वर्ब है ये, दिस इज लिंकिंग वर्ब। वाज लिंकिंग वर्ब होता है जब इस वर्ब किसी और दूसरी वर्ब के साथ में नहीं आता, मेन वर्ब साथ। तो ही वॉज इन तेहरान, तेहरान में थे, ठीक है ना, ईरान की राजधानी। टू साइन, पर्पज क्या था? जब पर्पज शो करना होता है तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। तो ये पर्पज है, पर्पज समझते हैं। उद्देश्य क्या था कि आपने एक ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन करना था। किस किस के साथ में? तीन देश उसमें इन्वॉल्व थे। ट्रांजिट का मतलब वहाँ से ऐसे रुकना नहीं है, लेकिन वहाँ से जाने के, ताकि आपको कोई वहाँ से रोकना, उसको कहते हैं ट्रांजिट एग्रीमेंट विद, एक तो ईरान के साथ में प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ में, और अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ में। तो वहाँ तेहरान में थे। यहाँ तो समझ आगे बच्चों, ये छोटा, मैं आगे चलता हूँ फिर आपका। तो इसमें यह है कि जब आपको भारत को इसका काम मिला तो ऑथर कह रहा है कि उसके परिणाम स्वरूप भारत ने इस प्रोजेक्ट के प्लान्स को तेजी से काम किया, इसको फास्ट ट्रैक किया। एंड इन 2016 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन तेहरान टू साइन अ ट्राइलेटरल, कि उसमें 3 देश शामिल थे, भारत, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है, ये साइन करने के लिए। और ट्रांजिट का अर्थ होता है बच्चों ऐसा अग्रीमेंट कि जिसमें आपने वहाँ रुकना नहीं है, बस वहाँ से आपको गुजरने देने की परमिशन उनको देनी पड़ेगी, तो सहमति हो जाएगी हम तीनों की। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो तीनों के साथ में अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे तेहरान, ठीक है। इसमें आपको नॉलेज भी हो गया कि ईरान की राजधानी तेहरान है। तो आगे चलता हूँ मैं एक सेकेंड। और वहाँ पर फिर भारत ने बहुत सारे MOUs, ठीक है ना, आपका साइन किए। उन MOUs के हिसाब से, MOU सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। MOU क्या होता है? जब किसी देश के साथ में आप करार करते हो, करार जब किया जाता है तो उनके साथ में MOU साइन किए जाते हैं। इसका मीनिंग होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है कि आपने करार तो साइन किया है और ये आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी है जिसके हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक है। उसको MOUs कहते हैं। तो उसके हिसाब से क्या था? उन MOUs के हिसाब से अब ये वुड भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा हुआ नहीं है। तो सारे सेंटेंसेस ये आपका हाइपोथेटिकल है, अनरियल है। इंडिया को 10 साल का लीज मिलेगा। ग्रांट का मतलब आपको पता है, इंडिया वुड बी ग्रांटेड, पैसिव फॉर्म है ना ये आपका सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि इंडिया एक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया को ग्रांट किया गया है, कि पैसिव फॉर्म है, दिस इज पैसिव फॉर्म। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव। इंडिया ने ग्रांट नहीं किया, इंडिया को ग्रांट किया गया है। क्या ग्रांट किया गया? ग्रांट मतलब देना, प्रदान करना। 10 ईयर लीज, 10 साल का लीज, एक लिमिटेड आपके पास में जो परमिशन, लीज का परमिशन हो गया। काय के लिए? उसका पर्पज क्या? टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स ऑफ 5 बर्थ। अब उनकी टेक्निकल भाषा में बर्थ का मतलब जगह है, और 2 टर्मिनल्स हैं, वो 2 टर्मिनल्स 5 जगह होंगे, ठीक है। ये उनको आपको ऑपरेट करने का आपको लीज मिलता। वुड लिखा है तो इसका मतलब मिला नहीं है, मिलता। और क्या होता? फिर आपको एक्सेस मिलता है। एक्सेस मतलब आप छबार फ्री ट्रेड जोन तक पहुंच सकते थे, इसका एक्सेस मिलता आपको, ठीक है। और एंड द अपॉर्चुनिटी, और आपको एक मौका मिलता टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन चबार टू जाहेडन। ये आपको मौका मिलता है ये रेल लाइन बिछाने का, ठीक है। और ये कहाँ है? जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। इससे आपको बहुत फायदा होता। ये समझ आ गया नहीं है आपका? बाकी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन भाषा आपने समझनी है, ठीक है। जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर के परली साइड में था ये। अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने तेजी से काम किया। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप छबार पोर्ट फैसिलिटीज।
तो पोर्ट फैसिलिटी बनाने का सरकार ने तेजी से कार्य किया और सेंड एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान, और उसके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया 2018 में, ठीक है। एंड हैज मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड सप्लाईज फॉर अफगानिस्तान अगेन, और दोबारा अफगानिस्तान में कार्गो भेजा। कार्गो का अर्थ हो गया आपका सामान, गुड्स। यहाँ तो आपको समझ आ गया, इतना तो उन्होंने किया। तो भारत ने पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को दोबारा सामान भी भेजा, है ना आपका। हाउएवर, अब हाउएवर आ गया तो ये ऐसा कंजक्शन है, वर्ड है, ठीक है, कि जो पहले जो बात कही गई है ना उसके विपरीत बात इसमें कही जाएगी। ये भी हमने सीखना। हाउ एक आपका कंजक्टिवल, एक फ्रेज तो नहीं कहूँगा, वर्ड है कि जिसका इस्तेमाल आप हमेशा तब करते हो कि पहले अगर आपने प्लस बात कही है और बीच में हाउएवर है तो शायद आप इसके विपरीत नेगेटिव बात करोगे, और पहले बात आपने नेगेटिव की है, हाउएवर के बाद में आप पॉजिटिव बात कहोगे। इससे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपने कहा कि दिस कार इज फ्यूल एफिशिएंट, जो कार है ये फ्यूल एफिशिएंट करता था कि जिसकी एवरेज अच्छी है, जिसकी एवरेज अच्छी है, ये पॉजिटिव बात हो गई। और आपने कहा हाउएवर, अब आप जो बात कहोगे नेगेटिव बात कहोगे। हाउएवर आई विल नॉट बाय दिस कार, ये नेगेटिव बात हो गई। तो छोटी चीजें भी हमको ये सीखते रहना है। इंग्लिश को कई तरह से टैकल करोगे तब आपको आएगी। और पहले आपने नेगेटिव बात की तो हाउएवर के बाद में पॉजिटिव बात आएगी। अभी ये क्या है, कार अगर फ्यूल एफिशिएंट है तो ये पॉजिटिव बात है ना बच्चों। और आप इसको कार को नहीं खरीदोगे, आई विल नॉट बाय दिस कार, तो ये बात क्या होगी, ये बात आपकी नेगेटिव होगी। इसके उलट अगर पहले नेगेटिव बात होती है, अगर आपने कहा ये एक सेंटेंस होता कि दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस कार इज वेरी, कोई कार अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत महंगी हो, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड। लेकिन आपने यहाँ पर हाउएवर लगाया और कहा हाउएवर कॉमा आई विल बाय दिस कार, आई विल बाय दिस कार। तो आप कार खरीद रहे हो तो ये पॉजिटिव बात है, और कोई कार बहुत महंगी है तो वो नेगेटिव बात है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हाउएवर का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो पहले जो बात कही कि भारत ने ये किया, ये किया, ठीक ना आपका, और उसका इस्तेमाल भी किया, अफगानिस्तान में गुड्स भी भेज दिया आपने। हाउएवर अब जो बात कही जा रही है नेगेटिव होगी। द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ। नाउ टेक ऑफ के बहुत सारे प्रयोग होते हैं बच्चों, ठीक है। आपको टेक ऑफ का एक मीनिंग होता है हवाई जहाज का उड़ना, टेक ऑफ, ये भी हमें आना चाहिए। टेक ऑफ मतलब क्या होता है, सॉरी, टेक ऑफ का अर्थ होता है कि ना किसी हवाई जहाज को उड़ना, उड़ान भरना, टू स्टार्ट फ्लाइंग, इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट फ्लाइंग। इफ आई से द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। और दूसरा फिगरेटिव मीनिंग होता है कि ना आपका टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग विथ स्पीड, किसी काम को स्पीड से करना। जैसे आपने पढ़ तो रहा हूं बट माई स्टडीज हैव नॉट टेकन ऑफ, तो इसका मतलब मेरी पढ़ाई तेजी से शुरू नहीं हुई। पढ़ तो रहा हूँ, तेजी से शुरू तब मानोगे जब आप 8-10 घंटे पढ़ोगे, अभी तो मुश्किल से मैं 1-1.5 घंटे पढ़ता हूँ। तो वो लेकर ये कह रहा है हाउएवर द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ, रेल लाइन शुरू हुई नहीं। और ये आपका रेल लाइन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज नेवर टेकन ऑफ नेगेटिव आपका वर्ब हो गई, ये आपका वर्ब हो गई, ठीक है। और फिर आगे लिखा आपने फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे कारणों के लिए। फॉर इसमें प्रीपोजिशन हो गया, फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। और ये जो फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स है बच्चों, ये एडवर्ब फ्रेज है, दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये जो वर्ब है ना आपका उसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, टेक ऑफ को, ठीक है ना।
ठीक है ना। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? टेक ऑफ को। टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। डिस्पाइट अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट अ कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन, ये स्टेट की इरकॉन है, ठीक है ना, जो आपके रेलवे की वो बनाती है, ठीक है ना, लाइंस वगैरह डालती है, स्टेशन बनाती है। तो इसने कमिटमेंट दिया था, कमिटमेंट मतलब वादा किया था, ठीक है। क्या वादा किया था? टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेटेड 1.6 मिलियन डॉलर पे, वो उसको बना देगा, लेकिन ये हम कर नहीं पाए, ठीक है। अब इसमें ऑथर लिख रहा है कि वाइल, अब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब बदलने थे, तो ऑथर कह रहा है कि वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाय द ईरानियन साइड, ईरानियन साइड ने भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए, एंड डिलेड रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियन साइड, और इंडिया की साइड से भी डिले हो गया रेस्पॉन्सेज, प्रतिक्रिया जो भारत की जो लेट हो गई इंडियन साइड में, भारत का पक्ष के तरफ से, और ये आपकी प्रॉब्लम के हिस्से थे। तो दो इसमें प्रॉब्लम बताई हैं, एक तो ईरानी साइड ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस किए, और दूसरा भारत ने भी उसमें देरी कर दी। द मेन हर्डल हैज़ बीन द फियर ऑफ, और इसका मेन हर्डल था क्योंकि उसमें ये आपका हर्डल का मतलब होता है रुकावट, ये जो हर्डल है इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। जो मेन ऑब्स्ट्रक्शन था वो ये था, हर्डल करता था ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल इम्पेडिमेंट, IMPE इम्पेडिमेंट। मेन इम्पेडिमेंट था वो था कि भारत को शायद डर था कि अगर हमने इसका ऐसा किया, वो रेल लाइन बनाई, तो अमेरिका हमारे पे पेनल्टी लगा देगा। तो भारत को तेल लेने भी मना किया अमेरिका ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। आज थोड़ा आपको समझने में, लिखा हुआ मेरा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मेरे पास है नहीं, और ना मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं वो बोर्ड खरीद सकूं, तो गरीबी हालत में काम चला रहे हैं। तो आपने ये सोचना है कि हम एक गरीब टीचर के स्टूडेंट हैं जो मेरे को देख रहे हैं, वैसे बहुत कम देखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि हालांकि, इवन दो करता था हालांकि, ठीक है, हालांकि इंडिया वॉज एबल टू, वॉज आपका अगेन लिंकिंग वर्ब है, वॉज एबल टू निगोशिएट करता किसी के साथ में तालमेल बिठाना, बिजनेस में, डील में, ठीक है ना। तो भारत निगोशिएट कर पाया। आज सैंक्शंस वेवर, सैंक्शन वेवर का अर्थ होता है कि वेवर का अर्थ होता है छूट, और सैंक्शन मतलब होता है आपका, आपके ऊपर बैन, प्रतिबंध। तो चबार पोर्ट के लिए और रेल लाइन के लिए यूएस से भारत ने वो ले लिया था कि भाई हम ये मतलब यूएस को से परमिशन ले ली थी कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हमने सैंक्शन, इसको कहते हैं सैंक्शन वेवर। वेव शब्द है ना बच्चों, वेव का अर्थ माफ करना होता है। माफ कैसे? गलती के लिए माफ नहीं, छूट देना होता है, ठीक है। ये वर्ड सबको आना चाहिए। इफ आई से, अगर ये कहूँ आपको कि प्रिंसिपल ने उसकी फीस माफ कर दी है, तो मैं कहूँगा द प्रिंसिपल हैज वेव्ड हिज ट्यूशन फी। ट्यूशन फी माफ कर दी, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो भारत ने ले ली थी, सैंक्शन वेवर का अर्थ हो गया जो प्रतिबंध लगाने का छूट थी, वो हमने ले ली थी, ठीक है। और दो काम के लिए, एक तो चबार पोर्ट के लिए, दूसरा रेल लाइन के लिए। फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स, और उससे क्या हुआ, लेकिन फ्यू का मतलब आपने समझना है, फ्यू आपका नेगेटिव वर्ड है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट में साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अब क्यों तैयार नहीं हुआ वो अलग बात है। फ्यू मीन्स नन, याद यार, इसका सेंस है नन का। फ्यू और अ फ्यू का अंतर सबको क्लियर रहना चाहिए। फ्यू, इफ आई से फ्यू पीपल नो मी, तो इसका अर्थ होता है मुझे कोई नहीं जानता है। मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है ये आपको, ऑफलाइन क्लासेस में। और अ फ्यू मीन्स ये पॉजिटिव है, अ फ्यू पीपल नो मी, तो इसका अर्थ हो जाता है अ वेरी स्मॉल नंबर पीपल नो मी। तो फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पार्टनर्स वर विलिंग टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट, तो वो विलिंग ही नहीं हुए साइन करने के लिए, वो साइन करने के लिए तैयार ही
नहीं हुए आपका, ठीक है। और वर इसमें लिंकिंग वर्ब, विल आपका इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है ना, नहीं समझे, ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना, वर विलिंग मीन्स इच्छुक, ये एडजेक्टिव है। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड हिज फीट, दूसरा क्या हुआ, अब ये शानदार फ्रेज है, ड्रैग वंस फीट, ये फ्रेज है टू ड्रैग वंस फीट, ठीक है। और इसका अर्थ होता है टू शो नो इंटरेस्ट, शो नो इंटरेस्ट। इसका मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। एक छोटे बच्चे को आपने कहा कि भाई मेरे पानी गिलास लेके आना, अगर वो इच्छा से जाएगा तो तेजी से जाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन इसका इच्छा नहीं होगी तो वो पाँव रगड़ रगड़ के चलेगा, चलेगा ना आपका। तो इसका लिटिल मीनिंग भी है। तो अगर आप किसी को कहना भाई पाँव घिसट घिसट चल रहा है, पाँव घिसट के चलेगा तो धीरे चलेगा, तो आप उसको कहोगे स्टॉप ड्रैगिंग योर फीट एंड रन एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ड्रैग वंस फीट का तो शो नो इंटरेस्ट, इसका फिगरेटिव अर्थ ही होता है, अदरवाइज पाँव घसीटना। तो पाँव घसीट कर कौन सा बच्चा चलेगा कि जिसकी इच्छा नहीं है कि मैं जाऊँ इनके लिए पानी लेके आऊँ, ठीक है। तो भारत ने भी आपने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया और कुछ कंपनियों ने वहाँ की, ठीक है ना, आपका वो विलिंग नहीं हुई, उनकी राजी नहीं हुई इसको प्रोजेक्ट पर साइन करने की। आफ्टर अपील्स टू इंडिया, फिर भारत को अपील की गई, ठीक है ना आपका, किसने की होगी, नेचुरली ईरान ने की होंगी, इंक्लूडिंग वन इश्यूड, अपील इश्यू की गई बाई इट्स फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ, उन्होंने आपकी भारत को अपील की। कब, व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, इसी साल जनवरी 20 में वो दिल्ली आए, तो उन्होंने सरकार को एक अपील जारी की, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन, गो ऑन इट्स ओन एक आपका फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपनी ही तरफ से कार्रवाई करना, मतलब खुद पे ही काम करना, ठीक है ना। तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही करेगा, गो ऑन इट्स ओन मीन्स अपने ही बलबूते पे वो करेगा, ठीक है। बाय बिगनिंग, और कैसे की शुरुआत की उन्होंने, बाय बिगनिंग टू ले ट्रैक्स फॉर दी लाइन कनेक्टिंग जबार एंड अफगानिस्तान, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, और बल्कि उन्होंने बढ़ा दिया, जबार टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान लास्ट वीक। और पिछले हफ्ते में जब ये रिपोर्ट आ रही है, पिछले हफ्ते मतलब इसी महीने की पिछले हफ्ते में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया अपने ही बलबूते पे। तो ये सब आप जो हो रहा है आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना आपका। अब नेक्स्ट उसमें लाइन में आइए, रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, रिगार्डलेस ऑफ रीजंस का होता है रीजन चाहे कुछ भी हो, इसका मीनिंग हिंदी में होता है कि रीजन चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, किसके कारण, कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की भारत की जो इनएबिलिटी है, ठीक है ना आपका, भारत नहीं कर पाया, उसके कुछ भी कारण हो, ठीक है। ये जो भारत ने निर्णय लिया ये नहीं करने का, इसको किस रूप में देखा जाएगा, कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस, हमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है, ठीक है। इसको एक अपॉर्चुनिटी खोने के रूप में ही देखा जाएगा, चाहे कुछ भी रीजन हो भारत के, ठीक है आपका, उनकी रेलवे प्रोजेक्ट को शामिल ना होने की उनकी जो इनएबिलिटी है, अयोग्यता नहीं कहूँगा, लेकिन उनका वो नहीं कर पाए उसको, वो है, ठीक है। तो वो उसको एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी ही समझा जाएगा। द इम्प्रेशन आपका, और दैट आपका इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है, दैट आपका इसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसका ये इम्प्रेशन क्या है, ये इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट आपका वो नाउन प्रोनाउन होता है जिसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध होता है, ठीक है। दैट इंडिया वेवर्ड, ना वेवर्ड का मतलब होता है हिलना, यानी पक्का ना होना, पक्का इन द सेंस, यूँ वेवर का अर्थ होता है कि भाई करूँ ना करूँ, इस स्थिति को वेवर कहते हैं आप, ठीक है। आप जैसे वेव से बना हुआ है ना, तो वेव क्या होती है, ऊपर नीचे, तो भारत भी वेव की तरह वेवर होता रहा, और उसमें लिखा हुआ है साहब, ड्यू टू यूएस प्रेशर, यूएस का प्रेशर था उसके लिए। कब, खास करके स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसल्ड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, जब भारत ने ईरान से ये ऑयल का इंपोर्ट कैंसिल किया, तब से वो यूएस के प्रेशर में था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिल्ली से ये भी सवाल करती हैं, क्वेश्चंस न्यू दिल्लीज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
तो भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है ना, उसके प्रति वचनबद्धता के ऊपर भी सवाल उठाती है ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ होता है स्वायत्ता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ होता है हर एक देश की अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, एक सामने सामरिक आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है, ठीक है, आपका मिलिट्री स्ट्रेटेजी, तो उसकी अपनी है। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी में आपने किसी देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करना है, ऐसा भारत का पहले से एक कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ पर तो कमिटमेंट गड़बड़ हो गया आप। तो इसलिए लॉथर कह रहा है कि भारत का ऐसा ना कर पाना और भारत का ढिलमूल या डगमगाने वाली जो आपकी वो स्थिति थी, वो यूएस प्रेशर के कारण थी, ठीक है। तो इससे ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी जो, ठीक है, आपकी जो सामरिक स्वायत्ता है, इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आप सामरिक स्वायत्ता भी कह सकते हैं। इसे समझ आ जाएगा कि नहीं आएगा आपको? सामरिक स्वायत्ता, सामरिक स्वायत्ता हिंदी में तो ठीक लग जा रहा है यार। सामरिक स्वायत्ता का अर्थ होता है बच्चों कि जहां तक आपका मिलिट्री स्ट्रेटेजी का सवाल है, रणनीति का सवाल है, उसमें आपकी पूरी स्वायत्ता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्वायत्ता, ठीक है। क्योंकि किसी और देश की दखलअंदाजी आपको पसंद नहीं आएगी, तो उसके प्रति आपकी वचनबद्धता के ऊपर सवाल उठेंगे। अब ये तो बहुत अच्छा मौका था कि अगर आप ऐसा बना देते, ठीक है, रेल का काम कर देते, तो आप सेंट्रल एशिया तक, रसिया तक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तो है ही, इन सब तक आपकी पहुंच हो जाती, ट्रेड का फ़ायदा होता, उधर से तेल का आना जाना भी आपका आसान हो जाता। उसके लिए ना एनर्जी सप्लाईज में भी क्या आएगा, तो टैंकों में कोई यूरेनियम थोड़ी आएगा, तो तेल ही आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस का अर्थ होता है कि चाहे उसके भारत के रूरल प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की, कोई भी ज्वाइन न करने के कोई भी आपके कारण हो, ठीक है, इस डिसीजन को एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में ही देखा जाएगा, ठीक है। और ये इम्प्रेशन लोगों के दिमाग में, ये इम्प्रेशन बन गया कि इंडिया जो है ना आपका, इंडिया ढुलमुल हो गया, इंडिया ढीला पड़ गया यूएस प्रेशर के कारण, खास करके तब जब इंडिया ने, ठीक है ना, आपका ऑयल इंपोर्ट्स को, ऑयल के आयात को ईरान से रोका था, कैंसिल किया था। तो वो ये बात, ये जो कह रहा है ऐसा हुआ है, तो ये दिल्ली के जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति वचनबद्धता है, उसके ऊपर ये सवाल उठाएगा। आप तो कहते हमारी सामरिक सहायता रहेगी, उसमें हमको किसी देश से कुछ नहीं। अब इसमें क्या लास्ट ये पैराग्राफ है इस आर्टिकल का, वाइल ईरान क्लेम्स, वाइल यहाँ पर वाइल का ऐसे पढ़ोगे आप कि एक तरफ ईरान जो है ये दावा कर रहा है, ईरान क्लेम्स, क्या क्लेम कर रहा है ईरान, एक सेकंड ना, एक तरफ ईरान जो है ये क्लेम कर रहा है इट विल फंड द रेलवे। एक तरफ तो ये क्लेम कर रहा है कि ईरान जो है अपनी ही बलबूते पे उसमें पैसा लगाएगा। फंड द रेलवे का अर्थ हो गया वो पैसा लगाएगा, यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। इट सीम्स टू हैव embarked ऑन दी छबार जायदन प्रोजेक्ट विद कॉन्फिडेंस born फ्रॉम एन इमिनेंट डील विद चाइना। एक्चुअली अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एम्बार्क ऑन का अर्थ होता है शुरू करना, एम्बार्क ऑन का अर्थ होता है, इसको लिखिए, बहुत शानदार फ्रेज है आपको, तो एम्बार्क ऑन, इट मीन्स टू स्टार्ट। ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये पूरे उसका निचोड़ भी है और इसके अंदर आपको इसके प्रभाव भी बताए जाएंगे, ठीक है। एम्बार्क ऑन का मैं आपको एक सुने देता हूँ। इफ आई से पाकिस्तान हैज embarked on, अब देखो धीरे धीरे हैंडराइटिंग भी ठीक हो रही है, हैज embarked on, फिर गलत हो गई, खराब हो गई, ऑन दी पॉलिसी ऑफ, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं ये, पॉलिसी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यह लिख रहा हूं इसको। तो पाकिस्तान ने
ऐसी नीति को शुरू किया है जिसको उसका खुद का ही सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो ये इसमें आपने पढ़ के ये समझना है कि ईरान ये क्लेम कर रहा है, मतलब ईरान ये बता नहीं रहा है कि चाइना से के कारण हम करेंगे, नहीं, ईरान ये क्लेम कर रहा है। क्यों ऐसा करेगा तो फिर भारत के साथ में उसकी दुश्मनी हो जाएगी, तो हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। तो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि रेलवे को खुद ही फंड करेगा, यानी उसमें अपने ही रिसोर्सेज लगाएगा, अपना ही पैसा लगाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये छबार जायदन का जो प्रोजेक्ट है ना आपका, ये इसने इसलिए शुरू किया है इस विश्वास के साथ, विद कॉन्फिडेंस, बॉर्न फ्रॉम कर तो पैदा होना। ये कॉन्फिडेंस किससे पैदा हुआ है अभी समझाता हूँ आपको। और अभी बॉर्न फ्रॉम एन इमिनेंट डील। इमिनेंट का अर्थ होता है कि जो अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है निकट भविष्य में, उसको कहते हैं इमिनेंट। ठीक है, इसका अर्थ है हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, हैपनिंग इन नियर फ्यूचर। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता आपको, हाँ ध्यान रखना। आप अपन कहते हैं ना कि डेंजर है लेकिन इमिनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, डेंजर तो है लेकिन तुरंत नहीं है, अभी खतरा नहीं है। इफ आई से देयर इज डेंजर, सबके प्रयोग करना सीखो, देयर इज डेंजर, खतरा है, बट हैंड राइटिंग मत जाना बच्चों, बट इट इज नॉट इमिनेंट। ये खतरा तुरंत नहीं है, खतरा तो है लेकिन तुरंत नहीं है, ये इसका मीनिंग होगा। और ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर, और आपका ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि भारत भी नाराज हो। तो बोल तो ऐसे रहा है वो कि वो खुद ही इसको फंड कर रहा है, इसका रिसोर्सेज भी, इसके जो आपके संसाधन लगेंगे वो अपना ईरान खुद लगाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये छबार जायदन प्रोजेक्ट को जो इसने शुरू किया है ईरान ने अपने बलबूते पे, इसका जो उसको कॉन्फिडेंस आया है जनाब, ये कॉन्फिडेंस बॉर्न फ्रॉम ही से पैदा हुआ है। किससे? क्योंकि चाइना के साथ में 25 साल का वो $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइन कर रहा है, बल्कि कर लिया होगा शायद, ये उस डील से पैदा हुआ है। तो 400 बिलियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह समझते हो ना, आपका रोड रेल ये सब चीजें आपका, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताओ 25 साल का चाइना के साथ में वो डील कर रहा है। तो ये जो पैसा आएगा उसके पास में चाइना से, ये पैसा आपको रेल में लगा देगा। लेकिन ऐसा वो बताना नहीं चाह रहा है कि ये पैसा मैं इस डील में से लगाऊंगा, कि उससे भारत नाराज हो जाएगा। तो ये डील किसके लिए की, किसके साथ की उसने, चाइना के साथ में। किस लिए की, कि उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ध्यान रखना। ये आपका मिलिट्री से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, और चाइना उसका फायदा उठाएगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या आएगा, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे आपका, ध्यान रखना। कनेक्टिविटी का तो यही रेल रोड आपका और शिप्स का, ठीक है, समझा रहा हूं आपको। और ये भी ऑथर कह रहा है, और ये भी एक सत्य बात है, मानवीय बात है, इन ए वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी। ध्यान रखना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। करेंसी का मतलब केवल नोट नहीं होते हैं, करेंसी का मतलब वो चीज जो किसी देश को चलाती है। तो ये लेखक कह रहा है ऐसे संसार में जहाँ कनेक्टिविटी का अर्थ होता है एक दूसरे के जगह, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की, ठीक है ना, आपका योग्यता, ठीक है, वो आपका चाहे रेल से हो, बाय एयर हो या बाय शिप हो, इसको नई करेंसी माना जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे, तो पैसा कैसे आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आजकल इस जमाने में जहां कनेक्टिविटी इज द न्यू करेंसी, कितना शानदार ढंग से लिखा उसने, इंडियाज लॉस कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। तो भारत, वो ऑथर कह रहा है कि जो भारत का जो घाटा हुआ है ना, ये चाइना का फायदा हो जाएगा। एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस, और ये जो स्पेस हमने खोया है, क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिट, इसके एग्जिट मतलब बाहर जाना, गो आउट। तो इंडिया के बाहर जाने से जो स्पेस पैदा हुआ है ना, ठीक है, तो उसको भारत को बारीकी से देखना पड़ेगा, क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। कैसा ना हो कि चाइना ने अपनी जो है स्थिति और भी मजबूत कर ली। अरे हो जाएगी उसकी स्थिति मजबूत। आप तो पहुंच नहीं सकते अफगानिस्तान तक, चाइना पहुंच जाएगा। अब और नजदीक आ जाएगा पाकिस्तान, चाइना। और क्या पता, चाइना की तो राष्ट्रीय नीति एक्सपेंशनिज्म की है,
पता लगे आपका 50 साल के बाद में अफगानिस्तान भी उसने अपना कर लिया है, ऐसी उसकी कोशिशें हैं। अभी उसने उसको पटा दिया आपका क्या नाम उसका, नेपाल को, है ना। तो ये स्थिति है। बड़ा शानदार पैराग्राफ था ये, और इस छोटा सा कभी कोई लेख वेख आया है तो उसमें आप इसमें लिख सकते हो। आई एम सॉरी बच्चों कि मेरी हैंडराइटिंग इसमें ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की। लेकिन पैराग्राफ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे, लेकिन ये पैराग्राफ समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो ये सब उन्होंने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे संसार में जहाँ कनेक्टिविटी समझ के आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चाइना ने देखो आपका वहाँ पर रोडें बना ली हैं, ये कर लिया है। तो कनेक्टिविटी है तो आप अपना फटाफट जा सकते हो, अपने हथियार है, सेना को, फौज को भेज सकते हो। अगर वो ये नहीं कर रहे हो, कोई युद्ध का मामला नहीं है, तो फिर आप अपने सामान का आना जाना आराम से करवा सकते हो। तो आप ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, है ना। तेल आ जा सकता है, बड़ा आराम था। लेकिन इसलिए तभी ऑथर ने कहा है कि ये जो उन्होंने खोया है, ये चाइना का जो इंडिया ने खोया है, इंडिया का जो लॉस है, कुड वेल बिकम, ये बन सकता है चाइना का फायदा। और ये जो स्पेस है जो उसके भारत के बाहर जाने से खाली हुआ है, वॉट इज स्पेस क्रिएटेड बाई, स्पेस कैसे क्रिएट हुआ है, इट्स एग्जिट का मतलब बाहर जाने का। तो उसको हमको बारीकी से देखने की आवश्यकता है, और ये भी देखना है कि चाइना इसका गलत फायदा कहीं ना उठा ले। तो आई होप कि आपको समझ आ गया पैराग्राफ। तो ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।